नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें हम देखने वाले हैं आज शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो भी अधिकार हैं उनके बारे में। ये मुख्यतः होंगे अपने आर्टिकल 29 और 30 से संबंधित। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 की हमने गहन चर्चा की है। जहां पर मेंस में क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक पूछा जाए ऐसे चांसेस कम है, मगर प्रीलिम्स की दृष्टि से वो उपयोगी है। और कौन कौन सी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है वो मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से बता दिया है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम गवाए आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार के बारे में। इसमें ले देखिए दो अधिकार आते हैं, एक आर्टिकल 29 के तहत और एक आता है आर्टिकल 30 के तहत। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में लिखा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार। किसका अधिकार? अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार। अब आप कहोगे सर अल्पसंख्यक जो है वो है कौन कौन से, है ना। तो देखो ये अपने यहाँ मुस्लिम है। अक्सर लोगों को जब भी अल्पसंख्यकों का नाम लेते हैं तो मुस्लिम ही दिमाग में आते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो है वो सबसे बड़े अल्पसंख्यक है। लगभग 14% जो अपनी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है ना। इसलिए सबसे ज्यादा यही है अल्पसंख्यकों में, इसलिए हमें दिमाग में यही आता है। परंतु क्रिश्चियंस, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, यानी जो बौद्ध हैं वो जैन है ना, और एक पारसी ये भी है। तो ये सब संप्रदाय जो है ये किस में आते हैं? माइनॉरिटीज में आते हैं, अल्पसंख्यकों में आते हैं। और इस अनुच्छेद 29 में क्या लिखा गया है? शब्दशः मैं यहां पर पढ़ रहा हूं आपको। क्यों शब्दशः पढ़ रहा हूं? क्योंकि ऐसा ही अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इसी प्रकार की भाषा जो है वो लिखी जाएगी। क्या लिखा है? भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, यानी भारत के किसी भी कोने में रहने वालों, चाहे वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, जहां भी रहते हो, उन नागरिकों का कोई अनुभाग हो जिसकी अपनी बोली हो, जिसकी अपनी भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, उन सबको सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है इस अधिकार के अंतर्गत, है ना। यानी भारत के किसी भी कोने में नागरिकों का कोई भी समूह रहता हो जिसकी अपनी बोली है, भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उन सबको सुरक्षित रखने का अधिकार जो है संविधान उनको देता है ना। साथ ही साथ अनुच्छेद 29 ये भी अधिकार देता है कि नागरिकों को जो है राज्य के अंतर्गत कोई भी संस्थान आते हैं उसमें अगर आपको सहायता मिलती है सरकार की ओर से तो धर्म, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका ही नहीं जाएगा। यानी मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए जेएनयू है, मान लीजिए डीयू है, इनमें कोई भी व्यक्ति जो है अगर एडमिशन लेना चाहता है तो वहां पर उसको कि आप तो फला धर्म के हो, फला जाति के हो, फला भाषा के हो, तो आप यहाँ पर जो है एडमिशन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है ना। तो ये अधिकार दिए गए हमें अनुच्छेद 29 में। एक तो पहला अनुच्छेद 29 के अंतर्गत पहला अधिकार क्या है? पहला है कि नागरिकों का कोई भी समूह है, उसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। दूसरा, जो भी नागरिक है उस नागरिक को किसी भी संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा ये कहेंगे कि भाई आप तो कुछ विशेष धर्म, जाति या भाषा से संबंध रखते हो, है ना। ये हमें दिया गया है अधिकार अनुच्छेद 29 के दूसरे प्रावधान में। यहां पर देखिए जो नागरिकों के अनुभाग की बात की गई है, नागरिकों के समूह की जो बात की गई है, पहली व्यवस्था क्या करती है? वो समूह के अधिकारों की रक्षा करती है। यानी नागरिकों का कोई एक समूह, है ना, जैसे मान लीजिए क्रिश्चियन, जैसे मान लीजिए मुस्लिम, जैसे मान लीजिए सिख, मान लीजिए बुद्धिस्ट, इस प्रकार के। और दूसरा जो अधिकार है जो यहां पर नागरिकों को दिया गया है वो क्या करता है? व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करता है। भाई आपको कल आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो और आपको इसलिए रोक दिया जाए कि आप किसी एक विशेष जाति, धर्म या भाषा से संबंध रखते हैं, तो फिर आप ये तो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात होगी ना। तो इस आधार पर रोका नहीं जा सकता। इसलिए जो दूसरा प्रावधान है वो व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करता है ना। चाहे वो फिर किसी भी समुदाय से संबद्ध हो। यानी पहली जो ये है जो व्यवस्था और इसमें जो दूसरी व्यवस्था है, दोनों व्यवस्थाओं में अल्पसंख्यकों के हितों का तो संरक्षण किया ही जाता है, साथ ही साथ यहां पर बहुसंख्यक जो है उनके भी हितों का संरक्षण किया जाता है। मान लीजिए यहां पर कोई नागरिकों का अनुभाग है ना, कोई समूह है नागरिकों का, उसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति है, और मान लीजिए कि वो अल्पसंख्यक भी नहीं है, बहुसंख्यक स्थिति में है, फिर भी उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को बचाने का पूरा पूरा अधिकार है।
साथ ही साथ सिर्फ अल्पसंख्यकों को तो रोका नहीं जाएगा, ये तो बात है ही है, साथ साथ बहुसंख्यकों को भी किसी भी संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा कि कल को किसी संस्थान में जाए और ये कह दे कि भैया जेएनयू में भाई हिंदू लोग नहीं आएंगे, जेएनयू में नहीं भाई आप मान लीजिए जो भी बहुसंख्यक लोग हैं वो नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये अल्पसंख्यक साथ ही साथ बहुसंख्यक दोनों को अधिकार देता है आर्टिकल 29, है ना। ये बात किसने कही? तो ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया ये ना सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है बल्कि ये बहुसंख्यकों के लिए भी है, क्योंकि नागरिकों का जो अनुभाग शब्द है ये आपको ऐसा का ऐसा याद रखना है, क्योंकि ये जो नागरिकों का अनुभाग शब्द है ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर अपनी भाषा की रक्षा के लिए कोई आंदोलन चलाता है तो राजनीतिक, जैसे मान लीजिए अपना यहाँ एक है आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसके तहत क्या होता है कि आप जो है वो किसी जाति धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकते, है ना। ऐसा चुनाव के दौरान जो है वो ऐसा वायदे वगैरह आप नहीं कर सकते जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कि मैं फला धर्म को बढ़ावा दूंगा, मैं फला धर्म जाति को बढ़ावा दूंगा, ऐसा काम नहीं कर सकते। परंतु अगर भाषा की सुरक्षा से लेकर संबंधित कोई अगर आप आंदोलन चला रहे हो तो फिर आपको इस आधार पर जो है वो अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कि आपने जो है किसी भाषा से संबंधित जो है आपने आंदोलन चलाए, है ना। तो आप अपनी भाषा से संबंधित उसके संरक्षण से संबंधित आंदोलन चला सकते हैं और वो जो है वो जो राजनीतिक भाषण और वादे किए जाएंगे वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये आरपीए या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वो चुनाव किस प्रकार से होंगे और चुनाव में कौन कौन जो है वो सम्मिलित हो सकते हैं और जो सम्मिलित होगा उनकी योग्यता निर्योग्यता इनके बारे में बताया गया है इस आरपीए के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, हमको पढ़ना ही पड़ेगा, पुराना हुआ तो क्या हुआ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। मैं आगे जब ये पढ़ाऊंगा तो आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि देखिए प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बना और मेंस में ये क्वेश्चन बना, है ना। तो ये हमने देख लिया आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 में क्या चर्चा हुई? आर्टिकल 29 के अंतर्गत चर्चा हुई एक नागरिक का कोई अनुभाग है जिसकी अपनी बोली भाषा लिपि है, वो उसको पूरा संरक्षित करने का अधिकार है ना। दूसरी बात क्या है कि किसी भी संस्थान में प्रवेश करने से आपको किसी जाति भाषा धर्म के आधार पर रोका नहीं जाएगा। ये हमने आर्टिकल 29 देख लिया। अब आर्टिकल 30 जो है और 29 के बारे में एक और बात, ये अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी उतना ही संरक्षण प्रदान करता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 30 पे। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का साथ ही साथ उनके प्रशासन करने का अधिकार है ना। जैसे नॉर्मल कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, है ना, तो जैसे बहुसंख्यकों का होता है वैसे अल्पसंख्यकों का भी होता होगा, है ना। तो जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, उन सबको अपने अपने पसंद के शिक्षा संस्थान स्थापित करने का उनको अधिकार है और उनका प्रशासन करने का भी अधिकार है ना। जैसे मदरसा, जैसे मकतब, है ना। इस प्रकार से जो चर्च से संबंधित कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं ईसाइयों के, है ना। हमें सब ये मदरसा मकतब ही ज्यादा न्यूज में रहता है तो ये हमें यही पता है क्योंकि ज्यादातर कंट्रोवर्सी इन्हीं को लेकर होती है, जानबूझकर भी क्रिएट की जाती है कभी कभी, है ना। जैसे अपने यहाँ गुरुकुल होते हैं अभी भी कहीं कहीं जहाँ पर वेदों वगैरह की जो है शिक्षा दी जाती है, वैसे मकतब और मदरसे जो होते हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो फिर अगर मदरसे गलत है तो फिर गुरुकुल भी गलत है, बात है ना। तो यही है। तो अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने अपने पसंद के जो है वो शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं, है ना। हालांकि उनके ऊपर कुछ कानूनी प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि आप इनमें क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो, परंतु इनको जो है रोका नहीं जा सकता। हालांकि यूपी सरकार ने इनको रोकने की कोशिश करी कि मदरसा बंद करवा देंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा दी कि आर्टिकल 30 के तहत उनको जो है ये अधिकार है कि वो अपने पसंद के जो है वो शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनका जो है प्रशासन कर सकते हैं। रही बात उनके अंदर क्या क्या रूल्स जो है वो सरकार के लागू होंगे वो आप कर सकते हो, पर आप बंद नहीं करवा सकते कि नहीं ये कह के कि नहीं ये मदरसा मकतब हम चालू नहीं रहने देंगे, है ना। तो अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो। अल्पसंख्यक भारत में दो प्रकार के
अल्पसंख्यक जो है वो पहचाने गए, एक धार्मिक और एक भाषाई। जैसे मान लीजिए धार्मिक अल्पसंख्यक तो क्या हो गए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए। और भाषाई अल्पसंख्यक क्या हो गए, मान लीजिए भारत में तेलुगु बोलने वाले कितने हैं? भारत में तेलुगु बोलने वाले मान लीजिए कि वो हिंदू तो हैं, मतलब वो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक नहीं है, परंतु पूरे भारत में देखा जाए तो तेलुगु भाषी तो अल्पसंख्यक ही होंगे। समझ पा रहे हैं आप बात? तो इस प्रकार से कोई एक समुदाय जो है वो धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक हो सकता है, परंतु भाषाई आधार पर वो अल्पसंख्यक हो सकता है, चाहे वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कुछ भी भाषा बोलने वाली हो सकता है। कुछ तो ऐसे भाषाएं हैं, है ना, जैसे तुलु एक लैंग्वेज है, कर्नाटक में बोली जाती है, उत्तरी कन्नड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। तो वो क्या है कि बहुत ही कम लोग रह गए, उनके तो लगभग 100 लोग रह गए, ऐसे कुछ लोगों के तो 50 लोग ही रहेंगे भाषा बोलने वाले, तमाम भारत में भाषाएं। तो वो मान लीजिए वो हिंदू धर्म से संबंध अपने आप को रखते हो, परंतु वो भाषाई आधार पर तो अल्पसंख्यक है। तो धार्मिक और भाषाई दोनों आधार पर अल्पसंख्यक है। तो कल मान लीजिए तुलु भाषा है, माफ कीजिए, मान लीजिए तुलु भाषा है, जो तुलु भाषा है, तो तुलु जो लोग हैं वो अपने आप को हिंदू धर्म से संबंध रखते हो, परंतु वो भाषाई रूप से तो अल्पसंख्यक है। तो वो तुलु भाषा के संवर्धन के लिए या अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो शुरू कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी तुलु भाषा को सिखाएं। तो कोई ऐसा रोक नहीं सकता उनको कि नहीं हम आपको ये स्थापित नहीं करने देंगे, है ना, क्योंकि आर्टिकल 30 जो है उनको अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान स्थापना या शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार देता है कि नहीं? ठीक। अब यहां पर देखो, अल्पसंख्यक अपनी पसंद और रुचि की शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं, साथ ही साथ उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल सकते हैं, है ना। और नॉर्मली क्या होता है, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था, ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं, है ना, जब आर्टिकल 19 और 20 पढ़ा रहा था, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था और कहां डाल दिया गया, 300A में। अब वो सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार या एक कानूनी अधिकार रह गया। तो अब क्या होता है कि किसी की भी संपत्ति सरकार चाहे तो ले सकती है, बस सरकार को क्या करना होगा, उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी। और कभी कभी तो सरकार ऐसा भी होता है कि बिना क्षतिपूर्ति दिए भी उसको जो है वो ले सकती है, माफ कीजिएगा। कभी कभी तो सरकार क्या कर सकती है कि बिना क्षतिपूर्ति कोई दिए भी सरकार जो है किसी की भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। परंतु इस प्रावधान के बाद भी कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है ना, कोई अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षा संस्था है, तो उसको अधिग्रहित सरकार जो है अभी भी नहीं कर सकती है। और अगर अधिग्रहित करती है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, तो सरकार को उसे जो क्षतिपूर्ति है वो देनी ही पड़ेगी। ये प्रत्याभूत किया गया है, प्रत्याभूत करने का मतलब गारंटी दी गई है। ये अभी तक निर्बंधित या निराकृत नहीं हुए हैं 44वें संविधान संशोधन के बाद भी। समझ पा रहे हैं ना आप? जैसे किसी नॉर्मल आदमी की शिक्षण संस्था है और उसको सरकार चाहे कि भाई हम यहाँ से रेलवे निकालेंगे और हम इसको तोड़ देंगे और ये संपत्ति आपकी अधिग्रहित कर लेंगे और हम जो है आपको सरकार चाहे तो कोई मुआवजा भी नहीं दे, ऐसा कर सकती है सरकार। परंतु अल्पसंख्यक वर्गों के मामले में सरकार ऐसा नहीं कर सकती। एक और इसका अपवाद क्या है कि कोई कृषि योग्य भूमि है जहां पर कृषि होती हो, उसको भी सरकार बिना मुआवजा दिए नहीं ले सकती। इसलिए कभी भी आप देखना जहां पर खेत वगैरह होते हैं वहां से कोई हाईवे वगैरह निकलते हैं, तो सरकार जो है वो मार्केट कीमत पर किसानों को जमीन के पैसा देती है। इसलिए देखना किसान बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं जहां से हाईवे वगैरह निकल जाता है। आपने ऐसे अपने आसपास में ऐसे उदाहरण बहुत सारे देखे होंगे, है ना, एकदम से अमीर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को ये देना जरूरी है ना। अब यहां पर आ जाता है अगला प्रावधान अनुच्छेद 30 का कि अगर राज्य आर्थिक सहायता कर रहा है तो अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित कोई संस्थान है उसमें विभेद नहीं करेगा। मान लीजिए कि जो राज्य है, भारत सरकार है, वो शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करती है, भाई कम कीमत पर जो है उनको जमीन दे देती है और बहुत सारी फाइनेंशियल उनको एड और वो देती रहती है। तो वो ये नहीं कह सकते कि भाई ये माइनॉरिटी वाला इंस्टीट्यूशन है इसलिए हम इसे नहीं दे सकते, उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अगर दूसरे संस्थानों को दिया जा रहा है तो माइनॉरिटीज वालों को भी दिया जाएगा, है ना। इसलिए यहां पर जो 29 में हमने देखा था कि वो नागरिकों का जो अनुभाग है उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों सम्मिलित थे, परंतु 30 में जो है सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द ही
दिया गया है, अल्पसंख्यक शब्द की ही चर्चा है। यानी यहाँ पर जो शिक्षा संस्थानों की जो स्थापना है वो अधिकार करने का और उसको प्रबंधित करने का अधिकार जो है वो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को ही दिया गया है अनुच्छेद 30 में। अब आप कहोगे सर क्या बहुसंख्यक स्थापित नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर उनको अनुच्छेद 30 के तहत वो गारंटी नहीं दी गई, अधिकार नहीं दिया गया। अनुच्छेद 30 के तहत किसको दिया गया है? अल्पसंख्यकों को ही दिया गया है। अब आपको यहां पर याद रखने वाली बात है ये कि अल्पसंख्यक वर्ग शब्द जो है, इस शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो आपको मैं ये बना के लाया ना, ये रेड में, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कल को यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ देगी। और ऐसे पिछले सालों के आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बजट का कोई उल्लेख नहीं है, अल्पसंख्यक शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। तो हाँ, अल्पसंख्यक शब्द का कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, मतलब संविधान में उल्लेख है पर उसको परिभाषित नहीं किया गया है ना? ठीक है। और अनुच्छेद 30 के तहत जो भी अल्पसंख्यक है वो अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई जैन लोग है वो अपने बच्चों को जो है वो पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में शिक्षा देना चाहते हैं। बौद्ध लोग है पाली प्राकृत में भाषा में शिक्षा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। मुस्लिम लोग अपने आप को उर्दू से ज्यादा संबद्ध पाते हैं, परंतु देखिए भाषा किसी धर्म की नहीं होती है ना? अक्सर लोग जोड़ देते हैं कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है। उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, आप ऐसा कहोगे तो। उर्दू हमारे हिंदुस्तान की पैदाइश है, वो सब की भाषा है। ये तो कुछ मूर्ख लोग करते हैं कि भाषाओं को किसी एक धर्म मात्र से जोड़ के रख देते हैं। क्या तमिल बोलने वाले लोग सिर्फ हिंदू हैं, या तमिल भाषा जो बोलते हैं वो सिर्फ आपको किसी विशेष धर्म से? तमिलनाडु में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तमिल बोलते हैं, है ना? तो वही है, तो उनको अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार है ना? अब यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों की जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो ऐसे संस्थान जो राज्य से सहायता भी लेते हैं और मान्यता भी लेते हैं, भाई सरकार से पैसे भी लेंगे और सरकार से मान्यता भी लेंगे। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो मान्यता तो लेते हैं, भाई सरकार से मान्यता तो प्राप्त है उनको, परंतु वो राज्य से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं लेते। और कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो ना राज्य से सहायता लेते हैं और ना राज्य से कोई मान्यता प्राप्त करते हैं। तो 3 प्रकार के शिक्षा संस्थान हो गए। एक सहायता मान्यता दोनों लेते हैं, एक जो मान्यता तो लेते हैं पर सहायता नहीं लेते, है ना? तीसरे जो राज्य से ना मान्यता ना सहायता, उनको कोई मतलब नहीं है। तो 3 प्रकार के शिक्षा संस्थान होते हैं। जो पहले और दूसरे प्रकार के शिक्षा संस्थान है उनमें तो उन शिक्षा संस्थानों को राज्य के अनुसार जो भी शिक्षण है, स्टाफ है, पाठ्यक्रम है, शैक्षिक मानक है, अनुशासन किस प्रकार से होगा, सफाई व्यवस्था किस प्रकार से होगी, यह सब सरकार के अनुसार उनको करना पड़ेगा। और जो तीसरे प्रकार के संगठन जो संस्थान है जो न मान्यता लेते हैं न आर्थिक सहायता लेते हैं, वो इन मामलों में स्वतंत्र है कि वो किस प्रकार से शैक्षणिक मानक निर्धारित करेंगे, उनका पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, स्टाफ की नियुक्ति कैसे करेंगे वो, है ना? जैसे टीचर नियुक्त करेंगे और तमाम जो है पियोन वगैरह तमाम नियुक्त करने के अधिकार उनको है। अपने आधार अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। जो तीसरे प्रकार के हैं जो ना तो सहायता लेते हैं जो ना मान्यता लेते हैं। परंतु जो तीसरे प्रकार के हैं उन पर भी कुछ सामान्य कानून जो हैं देश के, जैसे ठेका कानून हो गया, श्रम कानून हो गया, औद्योगिक कानून हो गया, टैक्स के कानून हो गए, आर्थिक विनियमन से संबंधित कोई कानून हो गया, आरबीआई वगैरह के, सेबी वगैरह के, ये सारे उनको पालन करने पड़ेंगे। ऐसा एक केस जो है वो आता है 2007 में, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। ये देखिए यही है सीरियन कैथोलिक कॉलेज जो है वही केस है। ये बच्चे इसी कॉलेज के हैं, ये बेंगलुरु में बेस्ड है ना? इस पर जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस के तहत, तो ये केस आपको याद रखना है ना, क्योंकि एक बार आईआर कोहिलो केस जो है 2007 का वो यूपीएससी ने पूछ लिया था 2016 या शायद 15 की मेंस में, 15, 16, 17 इन तीनों मेंस में से किसी एक में क्वेश्चन पूछ लिया था। एग्जैक्ट आईआर कोहिलो केस देखे तो लोगों को समझ में ही नहीं आया ये केस, क्योंकि लोग इतना मेंस की दृष्टि से पढ़ के नहीं जाते इनको। तो आपको ये मलनकारा जो है ये सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में, है ना? कहानी के तौर पे याद रखना कि कल को मेंस में क्वेश्चन खुदा ना खास्ता अगर बन भी जाए तो हम लिख पाए। इसमें जो है शिक्षण संस्थान किस प्रकार से अपने शिक्षण संस्थानों का प्रबंध करेंगे, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इसमें दी है ना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो इंस्टीट्यूशन है वो अपनी गवर्निंग बॉडी जो है वो चुन सकते हैं, यानी जो शासी निकाय है वो चुन सकते हैं, उसका पूरा पूरा उनको अधिकार है।
जिस गवर्निंग बॉडी पर उनको भरोसा हो कि भाई वो भली भांति जो है वो मैनेजमेंट चला सकेंगे, है ना। ऐसा यानी वो अपनी गवर्निंग बॉडी चुन सकते हैं। ठीक, अगला, जो भी शिक्षण कर्मचारी है, जैसे कोई लेक्चरर हो गए, जो प्रधानाध्यापक होते हैं, प्रिंसिपल हो गए, तमाम ये जो है वो नियुक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो शिक्षकेतर कर्मचारी है, यानी जो पियोन वगैरह हो गए और तमाम काम करने वाले हो गए, वो सब की नियुक्ति जो है वो शैक्षणिक संस्थान अपने आधार पर कर सकते हैं। परंतु वो अपने कर्तव्य में जो है अगर कोई लापरवाही भी बरतते हैं, माफ कीजिएगा, जो लापरवाही अगर वो अपने कर्तव्य में बरतते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी वो शैक्षणिक संस्थान कर सकते हैं। भाई कोई लेक्चरर है वो ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, कोई पीओन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, और वो अपनी पसंद के जो भी उनको लगे कि भाई ये योग्य विद्यार्थी है मेरी जो हमारी जो संस्था है इसमें प्रवेश करने के लिए, वो निर्धारित कर सकते हैं। भाई हाँ, हम 60% वालों को एडमिशन देंगे, 70% वालों को एडमिशन देंगे, 55% वालों को एडमिशन देंगे, किसी भी प्रकार से अपना एक टेस्ट रखेंगे, ये सब वो कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें फीस भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम फीस जो है वो कितनी रखेंगे, ये अधिकार भी उनको दिया गया है ना। अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि जो अनुच्छेद 30 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये तो फिर अल्पसंख्यकों को तो ज्यादा अधिकार दे दिए गए और बहुसंख्यक लोगों को तो ये गलत हो रहा है। परंतु ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 30 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए दिए गए हैं ताकि अल्पसंख्यक जो है वो बराबरी में आ पाए बहुसंख्यकों में। ऐसा नहीं है कि उनके अल्पसंख्यकों के पक्ष में कोई भेदभाव यहां पर किया गया है ना। तो कोई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि ये इसलिए है कि अल्पसंख्यक वर्ग भी जो है वो बहुसंख्यकों के बराबर आ सके और उनके साथ जो है एक कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो आ सके, है ना। साथ ही साथ देश का जो सामान्य कानून है, जो राष्ट्र हित से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, समाज कल्याण से संबंधित, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित हैं, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, टैक्सेशन, इससे रिलेटेड जो भी कानून है वो सारे इंस्टीट्यूशंस पे लागू होता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। तो यहां से भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको लगेगा कि नहीं, इस प्रकार के तो अल्पसंख्यक वर्गों पे नहीं होंगे। तो जो सुरक्षा से संबंधित मामले हैं, जो बड़े स्तर पर समाज को प्रभावित करते हैं ना, वो सब पे लागू होंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है उनको प्रशासन करने का और जो स्थापना करने का अधिकार है ना, वो कोई संपूर्ण अधिकार या अबाध अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर कोई रोक टोक ही नहीं है ना। वो इसके तहत कोई कुप्रबंधन नहीं कर सकते कि वो वहां पर गए और इस प्रकार की चीजें पढ़ा रहे हैं कि वहां से शैक्षिक चरित्र ही खराब हो जा रहा है और जो स्टैंडर्ड्स है पढ़ाई की, जो अकादमिक उत्कृष्टता के जो स्टैंडर्ड है वो सारे खराब हो जा रहे हैं। तो ऐसा अल्पसंख्यक संस्थान भी नहीं कर सकते। इनसे रिलेटेड कोई मामला आया तो सरकार उनको नियंत्रित कर सकती है कि भाई नहीं, इस प्रकार से जो है आप सिलेबस में आप कहोगे कि जो है आपको साइंस पढ़ानी पड़ेगी, मैथ पढ़ानी पड़ेगी, ऐसा कर सकती है सरकार, ताकि जो एक स्टैंडर्ड बना रहे ना अकादमिक उत्कृष्टता का, वो बना रहे, है ना। ठीक है, और राज्य जो है वो विद्यार्थियों और शिक्षक जो भी वहां पर हैं काम कर रहे हैं उनके कल्याण से संबंधित, है ना, नियुक्ति के लिए जो भी योग्यता है उसका निर्धारण कर सकती है, उससे संबंधित नियम बना सकती है। साथ ही साथ जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं उनकी क्या सेवा शर्तें होंगी उनसे संबंधित नियम बना सकते हैं। कर्मचारियों का शोषण ना हो, वहां उत्पीड़न ना हो, हाँ, कि भाई मिनिमम वेजेस भी वहां पर जो बाकी से जो टीचर वगैरह है उनको नहीं दिया जा रहा, तो ऐसा काम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये कानून तो अल्पसंख्यक वर्गों पे भी, अल्पसंख्यक वर्गों के जो शिक्षा संस्थान है उन पे भी लागू होते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आसाम, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज क्या है, आसाम गवर्नमेंट चेंजेस नोमेनक्लेचर्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियलाइज्ड मदरसास दैट वेर कन्वर्टेड टू जनरल स्कूल। तो इस प्रकार से जो है ना मदरसा से संबंधित कानूनों को चेंज कर सकती है सरकारें, है ना, बशर्ते कि उनके जो मूलभूत जो उनकी स्थिति है वो प्रभावित ना हो। शैक्षिक चरित्र को बनाए रखने के लिए, जो एजुकेशन से संबंधित जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए रखने के लिए सरकार ऐसा कर सकती है ना। और जो भी राज्य कोई योग्यता निर्धारित करता है ना, तो उससे संबंधित कोई शर्त पर अनुदान रहित जो भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है वहां पर शिक्षक हो, व्याख्याता हो, उनकी नियुक्ति से संबंधित जो है कोई भी पद्धति जो है वो निर्धारित कर सकती है सरकार, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग ने वहां पर जो है
कोई अनुदान लिया हो कि नहीं लिया हो, फिर भी राज्य सरकार जो है वो इस प्रकार से जो और देश के कानून है वो तो लागू होंगे ही ना, क्योंकि वो देश के बाहर थोड़ी, वही यही कहना चाहता है। हाँ, साथ ही साथ राज्य द्वारा जो भी सहायता प्राप्त होती है वहां पर अल्पसंख्यक संस्थानों की जो है वो प्रकृति और चरित्र नहीं बदलना चाहिए। हाँ, और राज्य फिर उसके लिए एक समुचित शर्त भी रख सकता है कि भाई हम आपको जो या आपको फंड दे रहे हैं, इस फंड से आप जो है यहाँ पर टॉयलेट बनवाओगे बच्चों के लिए, आप जो है यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लास बनाओगे, इस प्रकार की शर्त जो है वो सरकार रख सकती है, पर बशर्ते कि उनका जो चरित्र है, जो प्रकृति है संस्थानों की, वो ना बदले, है ना। इस प्रकार के ये काम सरकार कर सकती है। तो यहाँ हमने अनुच्छेद 29 और 30 बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। प्रीलिम्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। और ये जो सीरियन कैथोलिक कॉलेज वाला केस है 2007 वाला, ये आपको याद रख लेना है। मुख्य रूप से ये जो है वो अल्पसंख्यक संस्थान जो है वो किस प्रकार से शासन करेंगे देश में, किस प्रकार से शासन मतलब किस प्रकार से वो अपना काम करेंगे, उससे संबंधित ये सीरियन जो कैथोलिक केस है जो हुआ करता था, ये हमने देख लिया है। बस आज का लेक्चर यही समाप्त कर देते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आज जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका भाई बंधु मित्र सगा दोस्त कोई है जिससे आप चाहें कि हमें चैनल को रिकमेंड करना चाहिए ताकि किसी को कुछ हेल्प हो, तो अवश्य आप कर सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।